महाराष्ट्र में पिछले 2 दिन से राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है। विपक्ष के लोग राज्यपाल से जाकर मिले और कहा कि महाराष्ट्र सरकार में प्रेसिडेंट रूल लगाकर महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। महाराष्ट्र के जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने भी गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर ये कहा कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन जल्द से जल्द लागू किया जाए। इस मसले को बात करने के लिए हमारे साथ है पीरिपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद जोगिंदर कवाड़े जी। प्रेसिडेंशियल रूल लागू करने के लिए संविधान में जो प्रावधान हैं उसको अगर ध्यान में रखे तो जिस सरकार के पास बहुमत है उसमें राष्ट्रपति शासन लागू करने का कोई प्रावधान नहीं है। अब जो लोग ये मांग कर रहे हैं उनके भी इरादे और नैतिकता जांचना बहुत ज़रूरी है। राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए जो कानून और सुव्यवस्था जिसे कहते हैं वो अगर ठीक तरीके से नहीं हो रही है, चल रही है और राज्य के लोग बहुत परेशान हैं, संकट में हैं सरकार की वजह से, तो ऐसे हालात में राष्ट्रपति शासन फिर भी लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब तक सरकार के पास बहुमत है अब 3 पार्टियों की सरकार है, शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस की महाविकास आघाड़ी बनी हुई है। उनके पास बहुमत है इसलिए सरकार बनाए उन्होंने। तो जिन सरकार के पास बहुमत है उसको किस तरह से असंवैधानिक तरीके से हटाया जा सकता है, ये बुनियादी सवाल है। जो लोग ये मांग कर रहे हैं ये साजिश के तहत मांग कर रहे हैं। जैसे कि अंबानी के एंटिलिया बिल्डिंग के सामने जो कार मिली, विस्फोटक मिले, उसके बाद में ये तमाशा शुरू हुआ। फिर मनसुख हिरेन की हत्या हो गई या बहुत संदिग्ध उनका मृत्यु हो गया। ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए एक बात ध्यान में होनी चाहिए कि महाराष्ट्र की सरकार ATS के द्वारा तो उसका इन्वेस्टिगेशन कर ही रही थी। इसके बावजूद जानबूझकर NIA को लाया गया। NIA बोले तो ये केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य में अब कोरोना महामारी पेंडेमिक चल रहा है। ऐसे हालात में राज्य को संवारने की कोशिश महाविकास आघाड़ी की सरकार कर रही है उद्धव जी के नेतृत्व में। और महाविकास आघाड़ी के तीनों पक्ष जो है बड़ी सूझबूझ के साथ इस महामारी का मुकाबला कर रहे हैं। सर, एक सवाल है कि जो मुकेश अंबानी के एंटिलिया हिल के सामने जो विस्फोटक वाली कार मिली है उसमें आतंकी संगठन हिंद-ए-इस्लामिक जो सिमी का एक संगठन है जो स्लीपर सेल जैसे काम करता था, उसमें उसका हाथ है ऐसा बताया जा रहा है, जिसकी मुंबई में बड़े धमाकों की साजिश थी ये, और इसमें लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो सकता था। इसके पीछे क्या आपको लगता है ये आतंकी साजिश थी? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। देखिए, अंबानी और प्रधानमंत्री मोदी जी ये बहुत अच्छे दोस्त है। अंबानी जी तो बीजेपी के फाइनेंसर है, मोदी जी के फाइनेंसर है, जिनकी वजह से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं और बीजेपी की सरकार सत्ता में आई केंद्र में। उसका भी कारण मोदी अंबानी जैसे लोग हैं। तो जानबूझ के साजिश की जा रही है महाविकास आघाड़ी के सरकार को बदनाम करने के लिए। अंबानी के बंगले के सामने जो स्कॉर्पियो डेटोनेटर के साथ मिली है वो भी प्लांट की गई है। मुझे तो ऐसा डाउट आ रहा है
ऐसी शंका मेरे दिल में है कि शायद अंबानी, वजह, आरएसएस, इनकी साजिश के तहत वो वहाँ पर प्लान की गई, ऐसा मुझे लगता है। अन्यथा ये जो तहकीकात चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो इन्वेस्टिगेशन में एक अत्यंत बहुत ही जूनियर ऑफिसर है सचिन वाजे, जिसको पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। उसी को 14 साल के बाद में फिर पुलिस सेवा में लिया गया, और सबसे जूनियर ऑफिसर होने के बाद भी उनका जो डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर को बाजू में रखकर ये सबसे जूनियर ऑफिसर सचिन वाजे को सौंपा गया। ये भी बहुत ही, लेकिन सर इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है, महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि जिस तरह से वहाँ पे एक्टिव डेटोनेटर की कार मिली है, उसमें जो पुलिस कंप्लेंट होनी चाहिए थी अंबानी की तरफ से या उनके पार्टी की तरफ से, वो पुलिस कंप्लेंट अभी तक नहीं हुई। लेकिन विपक्ष बार बार एनआईए, एटीएस और पूरी तरह से सरकार को अपने कटघरे में लेने की कोशिश कर रहे थे। आपको क्या लगता है कि कंप्लेंट लॉन्च क्यों नहीं किया गया? यही तो बात है ना। अंबानी के एंटीलिया बिल्डिंग के सामने ये कार मिली जिसमें विस्फोटक थे, तो अंबानी के किसी नुमाइंदे ने, किसी बंदे ने इस सिलसिले में पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए थी। ये आज तक नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये सोची समझी साजिश के तहत ये सारा मामला चल रहा है। किसी ना किसी तरह से महाविकास आघाड़ी के सरकार को बदनाम करे, ऐसा माहौल तैयार करे कि राज्य के अंदर में, महाराष्ट्र के अंदर में कानून और व्यवस्था कायम नहीं है, अंधाधुंधी चल रही है। इस प्रकार का माहौल तैयार करने का काम सत्ता जिनके हाथों से छीनी गई ऐसे बीजेपी के लोग कर रहे हैं। विशेषतः पूर्व मुख्यमंत्री और आज के विपक्ष के नेता विधानसभा के देवेंद्र फडणवीस और उनकी पार्टी कर रही है। अब सब बात ये होती है कि अगर अंबानी के बिल्डिंग के सामने अगर इस प्रकार की विस्फोटक भरी कार अगर मिलती है, तो अंबानी क्यों खामोश बैठे हैं? कोई खामोश नहीं बैठे। फिर अंबानी के प्रतिनिधि बनकर, अंबानी के स्पोक्स पर्सन बनकर, प्रवक्ता बनकर देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी ये सारी खुरापात कर रहे हैं। इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए कि ये सब करने के पीछे किसकी साजिश है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि 5 साल बीजेपी की सरकार थी, युति की सरकार थी। उस वक्त पूरे शासन प्रशासन में सभी स्तर पर आरएसएस के नुमाइंदों को सेवा में लिया गया। जितने भी ओएसडी थे मंत्रालय में मंत्रियों के, वो सारे आरएसएस के नुमाइंदे थे, जबकि किसी प्रकार का प्रावधान नहीं है। इसके बावजूद भी देवेंद्र फडणवीस ने आरएसएस के नुमाइंदों को इस प्रकार से सेवा में रखा, ओएसडी के नाम पर, किसी अलग अलग अधिकारियों के नाम पर। हमने तो शुरू में ही कहा था, ठाकरे जी की सरकार जब आई, महाविकास आघाड़ी की सरकार जब आई, तो सबसे पहले शासन प्रशासन की सफाई करना बहुत ज़रूरी था। जो बीजेपी आरएसएस के विचारों के लोग जो सेवा शासन प्रशासन में थे, उनको अलग थलग करना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने शुरू में भी कहा था। आज उद्धव ठाकरे जी का कल स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा है कि मैं ब्यूरोक्रेसी को समझने में शायद कमज़ोर रहा हो, ब्यूरोक्रेसी को मैं समझ नहीं पाया हूँ। इसका क्या अर्थ है? नहीं, यही तो बात है ना। ब्यूरोक्रेसी को समझ नहीं पाए, ये आज उद्धव जी कह रहे हैं। लेकिन उद्धव जी के साथ में शरद पवार जैसे बहुत ही अनुभवी राष्ट्रीय नेता उनके साथ में हैं। बहुत सारे
नेता उद्धव जी के साथ में, महाविकास आघाड़ी के साथ में हैं, जिनका काफ़ी अनुभव है शासन प्रशासन का। अजित दादा पवार भी है जो सत्ता में रह चुके हैं, छगन भुजबल साहब है जो सत्ता में रह चुके हैं इसके पहले भी। तो कम से कम उद्धव जी ने इनके अनुभव का फ़ायदा लेकर अगर शासन प्रशासन की सफाई अगर शुरू कर दी होती, और जो आरएसएस के लोग शासन प्रशासन में बैठे हुए हैं उनको सफाई किया होता, तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। आज भी वक्त गया नहीं है। तो आज शासन प्रशासन का अनुभव नहीं है ऐसा कहने वाले उद्धव जी से हमारी गुजारिश है कि अब तो कम से कम आंखें खोलो और सरकार के मित्र कौन, सरकार की योजनाओं को अमल में लाने वाले अधिकारी कौन, सत्ता में और जो सही में ईमानदारी से काम करते हैं, जो भारतीय संविधान पर विश्वास रखकर काम करते हैं, सरकार के जो भी योजना है उनको दिलोजान से अमल में लाने की कोशिश करते हैं, ऐसे अधिकारी को लाना चाहिए। विपक्ष लगातार यह आरोप लगा रहा है पिछले 2 साल से कि इनके पास, महाविकास आघाड़ी के पास में डेवलपमेंट का कोई विज़न नहीं है, डेवलपमेंट लेस विज़न रहने वाली है सरकार है। उसके बाद में 2 साल से पिछले राठौड़ का केस हुआ, उसके बाद में पेंडेमिक सिचुएशंस आई, और इन सारे मामलों को जो लेकर है सुशांत सिंह राजपूत है, जब विपक्ष गुगली डाल देता है तो सत्ता पक्ष जो उसमें फंस जाते हैं और बैकफुट पे आ जाते हैं। आपको क्या लगता है? नहीं, सत्ता पक्ष बैकफुट में आने का सवाल ही नहीं आता। बैकफुट पर तो विपक्ष है, बीजेपी है, देवेंद्र फडणवीस और उनकी पार्टी है बैकफुट पर, और इसीलिए किसी न किसी गलत शलत आरोप करके सरकार बैकफुट पे है ये बताने की जानबूझकर साजिश ये लोग कर रहे हैं। अब मुझे ये बताइए, देवेंद्र जी ने कहा कि अभी कल मुख्यमंत्री जी की कैबिनेट की मीटिंग हुई और जो परमवीर सिंह जो एक्स कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई के थे, उन्होंने जो लेटर बॉम्ब डाला है उसके सिलसिले में तहकीकात करने की घोषणा उन्होंने की है। होएगी ना, होना चाहिए। और सबसे बुनियादी बात यह है, 100 करोड़ रुपए महीने के इकट्ठा करने के बात गृह मंत्री अनिल देशमुख जी ने वाजे के साथ की। अगर ये बात सही है तो उस वक्त जब पुलिस कमिश्नर परविंदर सिंह जी थे वो क्या सो रहे थे? उनको जब जानकारी थी तभी उजागर क्यों नहीं किया? आफ्टर थॉट जिसे कहते हैं, पश्चात बुद्धि जिसे कहते हैं, जब उनको ये लगा, हमारे उद्धव जी को और होम मिनिस्टर को ये लगा कि इसकी इंक्वायरी परमवीर सिंह तक भी जा सकती है, एनआईए की इंक्वायरी, तो सरकार बदनाम ना हो इसलिए उन्होंने उसका तबादला कर दिया। मुंबई के पुलिस कमिश्नर पद से हटाकर उनको दूसरा भेज दिया। भेजने के बाद ये आरोप क्यों किया उन्होंने? लेकिन सर, परमवीर सिंह जो है वो पहले से ही वो कंट्रोवर्सी में है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा जाता है कि जो सरकार के कहने पर टीआरपी का जो स्कैम हुआ था उसको उसने उजागर किया था, सरकार के कहने पर जो रिपब्लिक टीवी का जो टीआरपी स्कैम है। तो ऐसा नहीं है कि वो सत्ता पक्ष के लिए काम नहीं करते थे। आपको क्या लग रहा है? नहीं, रिपब्लिक टीवी के बारे में जो हुआ, वो जो स्कैम हुआ, तो सारे दुनिया को मालूम है, जग जाहिर है। सरकार ने उसकी इंक्वायरी करने, जब उसने रिपब्लिक टीवी के जो कौन है, क्या नाम है उसका, अर्नब गोस्वामी, और जिस प्रकार के भाषा का इस्तेमाल हमारे राज्य के मुख्यमंत्री के साथ में करता था, अरे तुरे की भाषा करता था, जो किसी भी एंकर को शोभा नहीं देती या चैनल को शोभा नहीं देती। दुश्मनों का उल्लेख करते हुए भी हम आदर के साथ उल्लेख करते हैं, श्री, श्रीमान, मान्यवर, माननीय। अरे तुरे की भाषा जब किया तो महाराष्ट्र के जनता का अपमान उन्होंने किया, और इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने इसकी अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक टीवी चैनल की इंक्वायरी करने का, उसके टीआरपी किस प्रकार से है, कि टीआरपी के द्वारा उनके जब मलाई मिलती है, उनको एडवर्टीजमेंट मिलती है, ये आदेश सरकार ने दिया
परमवीर सिंह को। परमवीर सिंह को आदेश दिया और उनकी यंत्रणा ने उसका इन्वेस्टिगेशन किया। सरकार ने आदेश दिया, उसको माना परमवीर सिंह ने, तो मानना ही पड़ेगा ना। नहीं, सर मेरा आखिरी सवाल है, आपको लगता है क्या कि ये सरकार 5 साल चलेगी जिस तरह से विपक्ष उनको लगातार गुगली डाल रही है और लगातार राज्यपाल और प्रेसिडेंट पे जिस तरह से दबाव बन रहा है? ये जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत महाराष्ट्र सरकार को बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। अब मुझे एक बताइए, विधानसभा का अधिवेशन हुआ, 10 दिन का अधिवेशन था, हफ्ते भर का अधिवेशन था। अधिवेशन समाप्त हुआ, उसके दूसरे दिन देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुँचे, अमित शाह जी से मिले, मोदी जी से मिले। उसके बाद परमवीर सिंह का ये लेटर बम आया क्या ख्याल में? सीक्वेंस देखिए आप, उसके पहले क्यों नहीं आया? जब विधानसभा का अधिवेशन चल रहा था तब क्यों नहीं आया? ये दिल्ली में गए, अधिवेशन के दूसरे ही दिन इधर अधिवेशन समाप्त हुआ, उधर गए। उसके बाद में नागपुर के आरएसएस के हेडक्वार्टर में गए। ये आरएसएस के हेडक्वार्टर देश का सरकार चलाने वाली आरएसएस जो है, नागपुर में बैठी हुई आरएसएस है, इनसे मिले और उसके बाद में ये तमाम सिलसिला शुरू हुआ। तो आरएसएस के इशारों पर चलने वाली मोदी की सरकार, भाजपा की सरकार, ये जानबूझकर देवेंद्र फडणवीस जैसे लोग और उनके भाजपा के जो नेता लोग हैं, ये मिलकर इस मामले को तुल देने की कोशिश करा। मुझे बताइए कि क्यों गए भैया देवेंद्र फडणवीस? सर आखिरी में सप्लीमेंट्री सवाल है लास्ट में, कि आपको क्या उम्मीद है, आपको गवर्नमेंट में आपको कुछ महामंडल या उसमें मिलने की उम्मीद है? देखिए, सरकार 3 पक्षों की है। 3 पक्ष बनने के पहले हमारी आघाड़ी थी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, हमारी पीपल्स रिव्यू पार्टी। सरकार बनी तो कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना के सरकार में हमें उचित स्थान नहीं मिला। कोशिश यह है कि हम, उद्धव जी ने या सरकार ने बताना चाहिए, जैसे हमारी पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी है, अबू आज़मी की समाजवादी पार्टी है, राजू शेट्टी की स्वाभिमानी शेतकरी संगठन है, शेतकरी कामगार पक्ष है, ये हम सभी साथ में थे। सरकार बनी जब, तो अभी हमारी ज़रूरत है या नहीं आघाड़ी, महाविकास आघाड़ी को, ये तो बताना चाहिए ना। हम महाविकास आघाड़ी के घटक पक्ष है या नहीं, ये उद्धव ठाकरे जी के महाविकास आघाड़ी के सरकार ने बताना चाहिए। अगर है तो सत्ता में उचित प्रकार का प्रतिनिधित्व हमारे पार्टी को, जो भी मित्र पक्ष है उन सभी को उचित रिप्रेजेंटेशन सरकार में मिलना चाहिए। ये जायज़ बात है, सवाल नैतिकता का है। अब सत्ता आई, सरकार अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार आई, म्हणजे क्या बताए, मराठी में कहावत है, कावड़ा बसायर फांदी टूटायला, कौवे का बैठना और डाल की टूटना। सरकार आई नहीं तो कोरोना का ये संकट आ गया, तो सारी सरकारी यंत्रणा कोरोना से जूझने में ही व्यस्त हो गई। और इसके बावजूद भी किसानों का मसला है, गरीबों का मसला है, बेरोजगारी है, और भी बहुत सारे सामाजिक मसले हैं, आर्थिक मसले हैं। इन सब को सुलझाने की कोशिश, निपटने की कोशिश सरकार कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि कितने भी उठापटक करे, लेकिन किसी भी हालत में महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होगा, क्योंकि हमारी सरकार महाविकास बहुत मजबूत है, खंभीर है, और हम सब सरकार के साथ में हैं। और इसीलिए मुझे पूरा यकीन है कि बीजेपी शायद कितनी भी कोशिश करे, चाहे उठापटक करे, लेकिन इस महाविकास आघाड़ी की सरकार को इतनी मजबूत बन गई है कि आने वाले 5 साल तक चलेगी, आने वाले और भी समय तक चलेगी, ऐसे मुझे आपका विश्वास है। धन्यवाद। जय भीम। ये थे हमारे साथ पीरीपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व सांसद और सहयोगी पक्ष के नेता जोगिंदर जी कवाड़े।
उनका कहना है साफ है कि ये सरकार 5 साल चलेगी, लेकिन उनकी तलखी और उनकी नाराज़गी इस बात से लगी कि वो कह रहे थे कि हम काफ़ी साल से इस महाविकास आघाड़ी के साथ में बावजूद उनको उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। कैमरामैन विकास जीवने के साथ सुजीत ठमके, नागपुर, विदर्भ टीवी।